Good morning to all of you. Today we will start our next chapter, that is chapter number 5 of that is the surface chemistry. अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में मेनली अगर हम बात करते हैं जो सरफेस केमिस्ट्री है वो सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है. अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेसेस. अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना है उनकी जो स्टडी है वो किस केमिस्ट्री के अंडर आती है, दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री. और दूसरा वर्ड हमने यूज किया इंटरफेसेस. इंटरफेसेस का मतलब जब भी दो हमारे अलग अलग जैसे सॉलिड लिक्विड है जो हमारे क्या है स्टेट्स हैं जब भी एग्जिस्ट करती हैं तो उनमें क्या होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है. जैसे कि सॉलिड और लिक्विड को अगर मिक्स करते हैं तो वहां पर एक सेपरेट बाउंड्री होती है जहां से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली. तो जैसे सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो जो सॉलिड और लिक्विड है वहां पर एक सेपरेट बाउंड्री होगी और उस केस में हम क्या कर सकते हैं उस सेपरेट बाउंड्री को या इंटरफेस को हम कैसे दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफन या फिर हम स्लैश दिखा सकते हैं. तो सॉलिड हाइफन अगर हम लगाएं और लिक्विड लगा दें तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग क्या हैं इंटरफेसेस हैं, एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है. ऐसे हम हाइफन भी लगा सकते हैं तो सॉलिड या स्लैश लगा सकते हैं सॉलिड अपॉन लिक्विड. ऐसे लिक्विड गैस है तो हम गैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरफेसेस. अब दूसरा जो पॉइंट है कि ये जो सरफेस केमिस्ट्री है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो मेन पॉइंट्स क्या हैं. वन इज द एडजॉर्प्शन, सेकेंड वन इज द कोलाइडल. उनकी जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ये सब किससे रिलेटेड फिनोमिना है, सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना है. जैसे इलेक्ट्रोड प्रोसेस, अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रोड की बात की थी तो जैसे निकल प्लेटिनम प्लेडियम इनको अगर हम यूज करते हैं तो प्लेटिनम प्लेडियम की बात हमने की थी तो वो क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड ए साइट टू अकर द केमिकल रिएक्शन. तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो उनके सरफेस पर होती है तो ये भी एक सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना है. ऐसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उनकी कैटेगरी होती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और उसमें से जो हेट्रोजीनियस है वो किसके अंडर आता है, सरफेस फिनोमिना. अगर हम बात करें डिसोल्यूशन, अगर हम किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर भी वो सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन. और इसका अपोजिट क्या होता था, क्रिस्टलाइजेशन. ऑल दीज कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू द सरफेस फिनोमिना. और हमारा मेन मोटो क्या रहने वाला है, जो सरफेस से रिलेटेड फिनोमिना है उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नोट करेंगे इसको पॉइंट को. एंड द नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन. जैसे कि अगर आपको याद हो कुछ फिनोमिना हमने ऑलरेडी किया हुआ है जिसमें एक वर्ड है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एडजॉर्प्शन. ये दोनों सुनने में एक जैसे नजर आते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे इसको. दिस वन इज ए बी एब्जॉर्प्शन एंड दिस वन इज ए डी दैट इज एडजॉर्प्शन. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सुनने में एक जैसे नजर आ रहे हैं इसलिए मैं अलग से बोल के बता रहा हूं ए डी एंड ए बी. अगर हम यहां पर देखें तो एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिना. अगर हम डेली लाइफ में इसका एग्जांपल चेक करें तो आप नोट डाउन करेंगे कि क्या होता है. कई बार आपने देखा होगा आप जैसे शूज लेके आते हैं या मोबाइल फोन लेके आते हैं या थर्मस फ्लास्क लेके आते हैं तो उसमें आपको एक छोटा सा पाउच मिलता है और उसमें अगर चेक करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उसमें मिश्री के दाने हों. और उसके ऊपर अगर आप पाउच को ध्यान से देखें तो उस पर कुछ लिखा होता है डू नॉट ईट और उस पाउच के ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल. अगर हम देखें तो दैट इज द सिलिका जेल. जो सिलिका जेल है उसका रोल क्या है, वो हम क्यों रखते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो सिलिका जेल होती है उसकी एक एबिलिटी होती है, इट कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स ऑन इट्स सरफेस. तो यहां पर अगर हम देखें जो वाटर वेपर्स हैं वो उसके सरफेस पर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब. तो हमने क्या वर्ड यूज किया, एब्जॉर्ब. लेकिन अगर हम यहां पर देखें ऐसे आपने एक एक्टिविटी क्लास 10th के अंदर की थी जब हमने कहा था कि जो वाटर है उसके लिए क्या जो आयरन है उसके लिए क्या जरूरी होता है, वाटर और ऑक्सीजन. तो जो आयरन है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन थी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर. तो उसमें हम क्या करते थे, 3 टेस्ट ट्यूब लेते थे, उनमें क्या करते थे, एक में नॉर्मल वाटर, एक में बॉइलिंग वाटर प्लस ऑयल, तीसरे में क्या डालते थे अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते थे. क्या लेते थे, एनहाइड्रस. तो हम यहां पर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, we can take one piece of the anhydrous calcium chloride. anhydrous का मतलब विदाउट वाटर. तो हमने अगर इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को यहां पे रखा इस कंटेनर के अंदर जिसमें वाटर वेपर्स थे तो वाटर वेपर्स क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, एब्जॉर्ब. क्या वर्ड यूज किया, एब्जॉर्ब. अगर हम यहां पर देखें डायग्राम से भी आपको क्लियर होगा कि इसके अंदर अगर हम यहां पर देखें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए,
जो बल्क है उसमें चले गए हैं। लेकिन अगर हम सिलिका जेल का केस देखते हैं तो सिर्फ पार्टिकल्स कहां पर हैं, दैट इज ऑन द सरफेस। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है। इसका मतलब अब आपको क्लियर है कि एड्सॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। एड्सॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिना। अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें तो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस of a solid or a liquid resulting in the higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और वहां पर क्या हो जाएंगे, रिटेन करेंगे या वहां पर चिपके रहेंगे या उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। किसके, सॉलिड या लिक्विड कोई भी हो सकता है। और उस केस में जो कंसंट्रेशन है विच इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क, तो जो बल्क में है उसके यहां पर तो कंसंट्रेशन है नहीं, तो इसका मतलब मोर कंसंट्रेशन इज द ऑन प्रेजेंट ऑन द सरफेस देन इन द बल्क एंड सच ए फिनोमिना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है दैट इज यूनिफॉर्म। उसका मतलब उसमें जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। अगर हम इसमें कहीं पर भी देखें तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, एड्सॉर्प्शन की, तो कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क। ये पॉइंट आप नोट भी करेंगे जब डिफरेंस आता है, वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। तो पहली तो हमारी डेफिनेशन आ जाती है, दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है, और भी पॉइंट्स आएंगे जो आपको साथ साथ क्लियर होंगे, जो नोट डाउन करने हैं आपने। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, जो एड्सॉर्प्शन है उसमें हम दो टर्म्स यूज करते हैं, वन इज द एड्सॉर्बेट एंड अदर वन इज द एड्सॉर्बेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्बेट? द सब्सटेंस दैट गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो जो चीज एड्सॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एड्सॉर्बेट, और जिस सॉलिड के सरफेस पे होगी उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर्स व्हिच इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर सिलिका जेल को देखते हैं तो सिलिका जेल क्या है, दैट इज द एड्सॉर्बेंट, और जो वाटर वेपर्स उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हुए दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो वाटर वेपर्स क्या हैं, दीज आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट, और जो सिलिका जेल है जिसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हुआ है उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। तो दीज आर द डेफिनेशंस जो आपने नोट डाउन करनी है, और जो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। तो एब्सॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिना व्हाइल एड्सॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना। और हमारा मेन एम किस पे रहने वाला है, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या नेम है इसका, सरफेस केमिस्ट्री। तो मेन मोटो किस पे रहेगा हमारा, दैट इज एड्सॉर्प्शन। इसको नोट डाउन करेंगे अभी। एंड द नेक्स्ट वन इज द डिसॉर्प्शन। जो हमारा एड्सॉर्प्शन है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, डिसॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब्ड। अगर कोई हमारा सब्सटेंस किसी सॉलिड के सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ है, अगर हम उसको वहां से रिमूव करना शुरू कर दें तो सच ए प्रोसेस कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या है, रेसिप्रोकल है एड्सॉर्प्शन का। अगर हम ऑक्लूजन की बात करें तो ऑक्लूजन जो हम वर्ड यूज करते हैं, ऑक्लूजन द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जो भी हमारी गैसेस किसके, मेटल के सरफेस पर क्या हो, एड्सॉर्ब, तो उस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, ऑक्लूजन भी बोल देते हैं। अगर हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करें जहां पर एड्सॉर्प्शन को हम यूज करते हैं फ्रॉम डेली लाइफ, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट वन इज द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल। आपने सुना होगा जो चारकोल होता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक एबिलिटी है, इट कैन एब्सॉर्ब द हार्मफुल गैसेस ऑन इट्स सरफेस। कई बार आपने देखा होगा कहीं पर अगर आग लग जाती है, जो फायर मैन होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह पर मास्क लगाते हैं, उस आग में चले जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसके जो लंग्स हैं उसमें कौन सी हार्मफुल गैसेस एंटर करेंगी, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वो पर्सन क्या होता है, बेहोश हो जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लेकिन जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आसानी से चले जाते हैं अंदर। कैसे, क्योंकि उनके मुंह पर क्या होता है, मास्क। वो मास्क क्या करता है, जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको अपने सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन है, और जो कम जो हार्मफुल होती हैं वो आपकी बॉडी में चली जाती हैं, जो आपके लंग्स में चली जाती हैं, जो हार्म नहीं करती हैं। तो इसका मतलब जो एब्सॉर्प्शन है वो कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं, चारकोल के सरफेस पर क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। ऐसे हम एब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइज बाय द चारकोल, जो आपकी डाइज होती हैं, अगर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम आपको एक ब्लू कलर की डाई दे देते हैं, मिथाइलिन ब्लू दे देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस केस में अगर आप क्या करते हैं, उसमें थोड़ा चारकोल डालते हैं, तो वो चारकोल क्या करेगा, जो भी डाइज हैं
वो उसके सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगी, चारकोल के सरफेस पर, और जो कलर है सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा। और यही चीज हम यूज भी करते हैं डेली लाइफ के अंदर। अगर आप नोट करते हैं, जो शुगर आप कंज्यूम करते हैं जिसका कलर क्या होता है, अगर व्हाइट बोल देते हैं या कलरलेस बोल देते हैं, जो बनता है किससे है, शुगर केन से। लेकिन शुगर केन अगर हम उससे क्या करते हैं, उसका जो रस है, जो जूस है, वो एक्सट्रैक्ट करें तो उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। लेकिन इसको लंबे समय के लिए रख दे तो ब्राउन कलर का बन जाता है। जिससे क्या बनाया जाता है, आपने देखा होगा, गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। लेकिन चीनी तो आपकी कलरलेस होती है, वाइट होती है। तो वो कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारा शुगर का क्या है सॉल्यूशन है, जब उसको हम किससे, चारकोल से पास करते हैं, तो चारकोल क्या करता है, जो भी कलरिंग मटेरियल है उसको अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है, और आगे जो सॉल्यूशन पास होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। फिर उस क्लियर सॉल्यूशन से हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्लियर हो गया, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइज। डाई का मतलब ऑलरेडी पता है, कलर सब्सटेंसेस। तो ऐसे ही शुगर के अंदर अगर हम बात करें तो जो कलर सब्सटेंस थे जिससे ब्राउन कलर की जैगरी बन रही थी, वो रिमूव कर दिया किसने, चारकोल ने। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें रिमूवल ऑफ द ह्यूमिडिटी बाय द सिलिका जेल, जैसे कि आपको बताया था, आप थर्मस फ्लास्क लेके आते हो या शूज लेके आते हो या मोबाइल फोन लेके आते हो, तो ह्यूमिडिटी क्या करती है, उसके लिए हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं हम थर्मस फ्लास्क लेके आते हैं, अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो उस मॉइस्चर में क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से उसमें जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं वो ग्रो होंगे और क्या करेंगे, वहां पर जो थर्मस फ्लास्क है उसमें क्या आएगी, अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मार्केट में जाते हैं और थर्मस फ्लास्क लेते हो और उसमें से स्मेल आती है तो क्या आप उसको खरीदेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा मान के चलो दुकानदार का तो फिर लॉस हो जाएगा, तो वो क्या करता है, या मान के चले हम क्या करें, शूज लेके आते हैं, मोबाइल फोन लेके आते हैं, तो उनमें भी यही चीजें होती हैं। इन चीजों को रिमूव करने के लिए, ताकि उसकी जो सेल है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो क्या करता है, उसके अंदर एक छोटा सा पाउच रख देता है। किस चीज का, सिलिका जेल का। जो भी हमने पढ़ा था, वो सिलिका जेल क्या करेगी, जो वाटर वेपर्स थे जिसको वो क्या कर लेगी, अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्रो होने के लिए उनको वाटर चाहिए। जो वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं होंगे, जिससे कि उसमें से स्मेल नहीं आएगी, जिससे कि अगर हम उसकी जो सेल है उस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द रोल ऑफ सिलिका जेल विच रिमूव्स ह्यूमिडिटी। नोट डाउन करेंगे इसको सभी। एंड द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं जो आपको बताए गए थे, उन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इट इज द फिनोमिना इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड, or it is the phenomena of higher concentration of the particle of the gas or liquid on the surface of the solid। तो इसमें concentration कहाँ पर, surface पे ज्यादा होने वाली है और इसमें क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। एंड दिस occurs at the uniform rate। इसका जो रेट है वो क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म। लेकिन इस केस में क्या होगा, इट इज द रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट डिक्रीजेस स्लोली। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, इसका रेट कम होना शुरू हो जाएगा। कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट, जो ऊपर पॉइंट है अगर हम देखें तो उसको शॉर्ट में लिख दिया, कंसंट्रेशन इज सेम, बट हियर द कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस देन इन द बल्क। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इट इज द बल्क फिनोमिना, बट दिस वन इज द सरफेस फिनोमिना, क्योंकि इसमें जो सरफेस है सिर्फ उसी का ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर वेपर्स, बट इन केस ऑफ सिलिका जेल इट एब्जॉर्ब द वाटर वेपर। तो इसको नोट डाउन करेंगे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, कई बार आपने नोट किया कि दोनों फिनोमिना साथ साथ हो, कहने का मतलब एब्जॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी अगर साथ साथ होते हैं तो सच ए प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में आपने क्या नोट डाउन किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चौक लेते हैं, उस चौक को क्या करते हैं, किसी भी इंक, ब्लू कलर की इंक के अंदर अगर हम डिप कर दें तो क्या नोट करेंगे, चौक क्या करेगा, इंक को अपने सरफेस पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। उस चौक को अगर हम चेक करते हैं तो वो बाहर से कैसा नजर आएगा आपको, ब्लू। लेकिन अगर हम उस चौक को क्या कर दे, ब्रेक करें और ब्रेक करके चेक करें तो आप क्या नोट करेंगे कि उस केस में जो इंक है उसके अंदर नहीं होगी, सिर्फ सरफेस पे होगी। तो अगर हम इंक की रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन।
लेकिन अगर हम वाटर वेपर्स को देखें तो उसने मॉइस्चर को क्या किया, एब्जॉर्ब भी किया और एड्सॉर्ब भी किया। कैसे? अगर हम उस चोक को चेक करें तो उसके अंदर भी वाटर वेपर्स होंगे और उसके सरफेस पर भी वाटर वेपर्स होंगे। तो यहां पर अगर हम चोक को इंक की बात करें तो इंक सिर्फ सरफेस पे मिलने वाली है, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या करने वाला है, उसके जो बल्क है उसमें भी होगा और जो सरफेस होगा वहां पर भी होगा। तो अगर हम वाटर को देखें तो वाटर को उसने क्या किया, एड्सॉर्ब भी किया और एब्जॉर्ब भी किया। तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दोनों फिनोमिना साथ साथ हो रहे हैं। तो सच ए प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शंस अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इस डेफिनेशन को या पॉइंट को भी नोट करेंगे। एड्सॉर्प्शन अगर हम बात करें तो दो तरह का है, वन इज द पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड अदर वन इज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कब बोलेंगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क। अगर हम उसको बल्क के साथ कंपेयर करें और सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा, तो उस टाइप के एड्सॉर्प्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर एड्सॉर्प्शन क्या हो, जो हमारा एड्सॉर्बेट है उसका अमाउंट सरफेस पर क्या हो, लेस एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इन द बल्क। अगर उससे कंपैरिजन करें, रिलेटिव का मतलब दोनों का कंपैरिजन करना है, बल्क में क्या कंसंट्रेशन है और सरफेस पे क्या है। अगर सरफेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, अगर सरफेस पे कम है एज कंपेयर टू द बल्क देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। इसके एग्जांपल की बात करें, व्हेन जो ब्लड चारकोल है उसको हम किसके साथ मिक्स कर दें, कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन के साथ। In case when the blood charcoal is shaken with the concentrated KCl solution, it will show the positive adsorption। लेकिन अगर हम उसी सॉल्यूशन को चेक करें, अब की बार ब्लड चारकोल को किसके साथ, डाइल्यूट KCl के साथ अगर मिक्स करें, उसको शेक करें अच्छे से, then it will show the negative adsorption। तो डाइल्यूट KCl with blood charcoal क्या देगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड के साथ करेंगे तो क्या देगा, दैट विल शो द पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। इसको नोट डाउन करेंगे। And the next one is the mechanism of adsorption। कि जो एड्सॉर्प्शन है वो होता किस वजह से, उसके पीछे क्या फिनोमिना, क्या मैकेनिज्म है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं हमारा कोई ये मान के चलो एक लिक्विड है या कोई भी सॉलिड है, जिसमें हम क्या मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल अगर विद इन है, ये वाला पार्टिकल आगे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ जुड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर भी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, इसके साइड में भी पार्टिकल है, इस साइड में भी पार्टिकल है, देन इट विल एक्सपीरियंस नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी। अगर हम इन सभी का रिजल्टेंट फोर्स निकालें, अब इसको ये कैंसिल आउट करेगा, इसको ये कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ पार्टिकल है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, 0। लेकिन जब हम सरफेस पार्टिकल की बात करते हैं, जो सरफेस पे पार्टिकल है, तो वो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर फोर्स, इधर करेगा, इधर करेगा, लेकिन ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो ये सरफेस का पार्टिकल है वो कहां पर, नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अगर कोई दूसरा जो पार्टिकल होगा उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यही रीजन है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। और यही चीज है आपने नोट डाउन भी की होगी कि अगर हम मान के चलते हैं हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड की बात करें, अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए यूज नहीं करते हैं तो आप नोट करते हैं इसके ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जबकि ये एक्चुअली में कैसा है, अगर हम यहां देखें तो यहां पर अगर कोई चीज क्या स्टिक हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है वो डिपॉजिट हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स। जो वो कौन सी फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पर फोर्स क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई, क्योंकि इधर पार्टिकल इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, लेकिन ये वाला जो ऊपर पार्टिकल नहीं है तो ये क्या करेगा, नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पर इस सरफेस का जो भी पार्टिकल होगा वो नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यही रीजन होता है कि कोई भी चीज हमेशा सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है, और ये एबिलिटी लगभग जितने भी हमारे सॉलिड हैं, लिक्विड है, उनके अंदर होती है। तो इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो दूसरे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है या हमारे गैसियस सब्सटेंस है उनको अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट आर्टिकल जो भी हमारा आएगा उसमें हम जो पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी इस चीज को नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है।
जो जो मैंने आपको बताया इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया कि मैकेनिज्म क्या है। ड्यू टू नेट इनवर्ड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की वजह से पार्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और यही मेन रीजन है सरफेस फिनोमेना का। नोट डाउन करेंगे इसको।